माननीय सभापति महोदय, आज 6.5 घंटों की चर्चा में माननीय हमारे 41 सदस्यों ने अपनी बात रखी और करीब 175 कट मोशन आए। उनका जवाब 24 घंटे के अंदर दे दिया जाएगा। और चर्चा के दौरान जो सुझाव आए उनका मैं माननीय सदस्यों का हृदय से आभारी हूँ। मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास और मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर आज बहुत बहुमूल्य चर्चा हुई। अपनी बात कहने से पहले मैं माननीय सभापति आपको और चर्चा में शामिल माननीय सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यों के चर्चा के दौरान जो विचार व्यक्त किए गए, निश्चित रूप से राजस्थान राज्य के लिए इन चर्चाओं का बड़ा परिणाम सार्थक होगा और जनताओं के हित के लिए जो भी अच्छे सुझाव आए हैं उनके का समावेश करके एक कार्य योजना बनाई जाएगी। क्योंकि आज पंचायत राज शहर के निकट से लेकर राज्य के अंतिम छोर पर, जहां पर हमारे आमजन, गरीब, SC, ST, OBC सभी समुदाय के लोग रहते हैं, तो पंचायत राज की जितनी भी हमारी योजना है ग्रामीण विकास की, उस गरीब के घर तक, उस अंतिम छोर तक हमारे विकास की योजना उस तक पहुंचे और उसकी आर्थिक स्थिति में इजाफा हो और उसको वहां का स्थानीय रोजगार मिले। तो इसका प्रयास हम करेंगे आप सभी के सहयोग से और ऐसा कोशिश करेंगे कि वो आत्मनिर्भर बने। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज जो सदन में जो चर्चा हुई है और ग्राम स्वशासन की चर्चा हुई है, स्वराज्य की चर्चा हुई है, तो इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा कि हमारी जो परंपराएं प्राचीन थी और उस प्राचीन परंपराओं को हमने हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने कैसे निभाया है, उसके बाद के लिए मैं प्रयास करता हूं अपनी बात रखने का। तो प्राचीन कालीन इतिहास परंपराओं से प्रारंभ कर वर्तमान स्थिति में जो हमारे पर्याप्त विकास के रहे, कांग्रेस ने पर्याप्त रहे वो बनाए और आगे भी उसको हमने बढ़ाया। तो भारतीय इतिहास में, भारतीय संस्कृति में ग्राम स्वराज की परंपराएं प्राचीन काल से चली आ रही है। ईसा से 600 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध के समय में लिच्छवी, चेदी, मल्ल, बज्जी आदि गणराज लोकतांत्रिक शासन पद्धति से शासित हो रहे थे। लिच्छवी गणराज्य विश्व के इतिहास का प्रथम गणराज्य माना जाता है। मैं इस ओर अभी सभी माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आदि काल में बौद्ध गणराज्य के दौरान ग्राम स्वशासन, ग्राम सभा, संथागार, मतदान प्रणाली, लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू थी। आचार्य कौटिल्य ने अपने अष्टास्त्र में लिखा है, प्रजा सुखे सुखम राज्य, प्रजानाम तु हिते हितम, नातम प्रियम हितम राज्य, प्रजानाम तु प्रियम हितम। प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है। प्रजा के हित में ही उसे अपना हित दिखना चाहिए। जो स्वयं को प्रिय लगे उसमें राजा का हित नहीं है, उसका हित तो जो प्रजा को प्रिय लगे उसमें है। तो माननीय सभापति महोदय, सरकार का काम है कि जनता के हित में कार्य करे और जनता सुखी तो सरकार सुखी, जनता दुखी तो हमारा जनसेवक जो काम है वो करना व्यर्थ है। तो हमारी ऐतिहासिक परंपरा चोल साम्राज्य के समय स्थानीय ग्राम शासन का उल्लेख कांचीपुरम जिले के उत्तर मेरू अभिलेख से मिलता है। इस अभिलेख में ग्राम पंचायत के गठन, विभिन्न समितियों का निर्माण, सफाई कर, भूमि सिंचाई आदि विषयों का उल्लेख है। चोलों के अभिलेख से आदि से ज्ञात होता है कि उनका शासन सुसंगठित था और राज्य स्तर से ग्राम स्तर तक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार ग्राम शासन सभा की 5 उप समितियां थी जिनके सदस्य अवैतनिक थे, जिन मतलब है कि जनसेवक रूप में काम करते थे। उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता था। वे अपने शासन के लिए स्वतंत्र थे। सम्राट आदि उनकी कार्रवाई में कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। कांग्रेस ने इसी ऐतिहासिक परंपरा को निभाते हुए ग्राम शासन हेतु पंचायती राज व्यवस्था लागू की।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऐतिहासिक परंपरा को संरक्षित रखा है। हमारे देश में अंग्रेजों के राज को मुक्त कराने के लिए सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। इसी कांग्रेस का एक अधिवेशन 1938 में हरिपुरा में आयोजित हुआ, जिसके अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वो भी एक कांग्रेसी थे। इस अधिवेशन के दौरान ग्राम स्वराज की व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श हुआ और एक संकल्प पारित किया। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण का कार्य पूरा हुआ, जिसके अंतर्गत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य ग्राम पंचायत को गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो स्थानीय स्वशासन की स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है, इसकी व्यवस्था की। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 38 में राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित के कल को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, इसकी भी व्यवस्था की। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। इसी के आधार पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम, जवाहर रोजगार कार्यक्रम, क्योंकि प्रारंभ में ग्रामीण जनता को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास, ग्रामीणों में आधारभूत सुविधाओं का विकास का ढांचा तैयार करें। गरीब भूमिहीन परिवारों को पलायन से रोकने के लिए 100 दिन का रोजगार प्रारंभ किया। कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना, आश्वासित रोजगार योजना को मिलाकर संपूर्ण ग्रामीण योजना प्रारंभ की। गरीब परिवारों को संबल देने के लिए फूड फॉर वर्क कार्यक्रम चलाया ताकि कोई गरीब व्यक्ति भूखा ना सोए। इतने कार्यक्रम चलाने के बाद भी जब कुछ लोग वंचित रह गए तो सभी पात्र लोगों को देने के लिए काम का अधिकार अधिनियम बनाया, जिसमें प्रत्येक को काम करने की इच्छुक व्यक्ति को रोजगार मिल सके। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया तथा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ग्रामीण भारत के नवनिर्माण के लिए पंचायत राज का व्यवस्था का श्री गणेश राजस्थान की पवित्र धरा से 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में किया गया, जिसमें हमारे श्री लिखमाराम चौधरी नागौर के देश के प्रथम जिला प्रमुख बने। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर था। लोकतंत्र का सही अर्थ इब्राहिम लिंकन के अनुसार जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ही चरितार्थ होता है। इसे मूलभूत स्वरूप प्रदान करने का कार्य संविधान निर्माताओं ने किया, जिसे लागू करने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा अग्रणी रही। सन 1993 तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री सम्मानीय नरसिंह राव जी द्वारा 73वां संशोधन किया। संविधान के भाग में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसमें ग्राम सभा, पंचायतों का गठन, चुनाव, आरक्षण, सदस्यों की योग्यता, विषयों का हस्तांतरण की व्यवस्था की गई। माननीय सभापति महोदय, ये भी कांग्रेस द्वारा किया गया। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि सच्ची आजादी ग्राम स्वराज की स्थापना करना ही है, जिसकी शुरुआत कतार में लगे अंतिम व्यक्ति से होनी चाहिए। हर एक गांव में पंचायत का राज होगा, उसके पास पूरी सत्ता होगी। इसका मतलब यह है कि गांव का प्रत्येक नागरिक अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वतंत्र हो। हमारी सरकार बापू के सपने को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अभी हमारी सरकार में पंचायतों का पुनर्गठन किया गया, 57 नई पंचायत समितियां बनाई गई, 1456 ग्राम पंचायतों को गठन किया गया। यह पंचायत राज की संस्थाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। हमारे देश में देश की आबादी 80% आबादी में गांवों में रहती है। इस बहुसंख्यक आबादी को सशक्त बनाना है तो मजबूत पंचायती राज व्यवस्था बनानी होगी। देश में 2 अक्टूबर 1992 से सामुदायिक विकास के कार्य
हमने प्रारंभ किए। तो जहां बात आती है महात्मा गांधी नरेगा योजना की, तो घनी आबादी वाले शहरों में गांवों से लोग पलायन करने लगे, तो वहाँ ट्रैफिक की समस्या, रोजगार की समस्या, तो सरकार ने एक निर्णय लिया कि काम के अधिकार के तहत एक अधिनियम बनाया जाए और इन लोगों को काम दिया जाए जिससे पलायन रोका जाए। बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार काम का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 लागू किया, जिसमें शारीरिक श्रम करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को पंजीकृत कराकर अपनी इच्छा अनुरूप काम की मांग कर सकता है। सरकार उसको 15 दिन के भीतर काम पर नियुक्त करने के लिए बाध्य होगी। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। हमारे माननीय जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके समय में जब भारत सरकार में थे, ग्रामीण विकास मंत्रालय की कमान थी, उस समय इस योजना का नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम किया गया। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ही थे जिनके निर्देशन में पंचायत समिति और प्रत्येक ग्राम पंचायत में आईटी सेंटर के रूप में राजीव गांधी सेवा केंद्र का निर्माण हुआ। राज्य में 247 पंचायत समिति, 8,747 ग्राम पंचायतों में एक केंद्र बनाए गए। लेकिन क्या हुआ कि हमारी सत्ता चली गई और विपक्ष को ये उपलब्धि रास नहीं आई। उन्हें काम करते तो नहीं बना। 25 दिसंबर 2014 को इन भवनों का नाम परिवर्तित कर अटल सेवा केंद्र कर दिया। यदि यह नाम परिवर्तन माननीय न्यायालय एवं आमजन ने स्वीकार नहीं किया, बेहतर होता कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल जी के नाम जैसे ग्राम सड़क योजना थी, इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में तत्कालीन सरकार अगर कोई योजना चलाती तो अच्छा होता। और अब आगे मैं मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश अनुसार इस वित्तीय वर्ष में 2021-22 की बात करें तो 69,70,000 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। 40 करोड़ 2 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। इस वित्तीय वर्ष में 42 करोड़ मानव दिवस सृजित किया जाना प्रस्तावित है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारा राज्य इस योजना की क्रियान्वित में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी जनसंख्या वाले राज्य से बराबरी करते हुए गत वर्ष 53 लाख लोगों को एक दिन में नियोजित किया। ये बहुत बड़ी बात है। योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 10,192 करोड़ रुपए व्यय हुए, जिसमें श्रम मद में 7,476, सामग्री मद में 2,143 करोड़ और प्रशासनिक मद में 572 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। नरेगा योजना में कुशल श्रमिकों, मैट्रो, बीएफटी एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायकों की मजदूरी मानदेय का भुगतान सामग्री मद से किया जाता है, जैसा हमारे माननीय सदस्यों ने इस बात को उठाया था। सामग्री मद में राशि भारत सरकार से 12 महीने तक अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और इसका भुगतान का समय पर नहीं हो पाता है। तो माननीय प्रतिपक्ष के नेता और हमारे उपनेता माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों से कहना चाहूँगा कि अब 1 साल हो गया हमें, आपका उसका मटेरियल कंपोनेंट का पेमेंट नहीं मिला है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो व्यवहारिक नहीं है, अर्धकुशल है, कुशल है, मैट है, इनको इस प्रशासनिक मद को इसको इस आपके मटेरियल कंपोनेंट में जो समय पे नहीं मिल पा रहा है उसको अलग करना चाहिए। तो आप हमारी बात भारत सरकार में रखें और ये व्यवस्था में सुधार करें कि गरीब व्यक्ति जो कारीगर है वो 1 साल तक कैसे रहेगा, फिर उसमें कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ होगी। तो इस व्यवस्था को आप ठीक कराएं। हमने पत्र भी लिखा है, तो आप इसमें सहयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। योजना अंतर्गत वर्तमान में राज्य में सामग्री मद में 1,589 करोड़ रुपए का
भुगतान अभी बकाया है। अभी हमारे राज्य सरकार से 144 करोड़ रुपए एडवांस लेकर इनका भुगतान किया। भारत सरकार से सामग्री मद का पैसा समय पर दिलाने में, जो मैंने दोबारा आपको कह रहा हूं कि आप इसमें सहयोग करें। हमारी एक दूसरी भारत सरकार के दिशा निर्देश से हमने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप के माध्यम से श्रमिकों नियोजन के कार्यों पर वर्तमान में राज्य की 8,940 ग्राम पंचायतों में मॉनिटरिंग की जा रही है और इसमें हम भारत में सेकंड स्थान पर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में 6,79,000 परिवारों ने 100 दिवस पूरे किए हैं और 81 से 89 दिवस पूरे करने वाले परिवारों की संख्या 14,60,000 है। इनमें भी करीब लगभग 10 लाख परिवारों के 100 दिवस पूरी करने की संभावना है। इसी बात को हम आगे वित्तीय व्यवस्था में जो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है उसको हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100 दिवस के स्थान पर 125 दिवस का रोजगार देने का निर्णय, एक आम आदमी, एक गरीब को रोजगार मिलेगा, उसकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा और उसका स्थानीय रोजगार की जो समस्या है उसमें भी थोड़ा बहुत उसको साथ आर्थिक स्थिति उसको सपोर्ट मिलेगा। गत सरकार के कार्यकाल में 5 वर्षों की प्रगति और वर्तमान सरकार के कार्य की प्रगति की तुलना करें, वैसे दे दी है 2-3 पॉइंट में, कोई तुलना नहीं करना चाहता था, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं ज़्यादा उसमें जाना नहीं चाहता, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। तो जो हमने जो काम किया है 5 वर्ष की उपलब्धियों से 30 से 40% उपलब्धि हमने ज़्यादा अर्जित की है नरेगा में। आपके कार्यकाल में 90 करोड़ 38 लाख मानव दिवस सृजित किए गए, जबकि हम 3 साल में ही 132 करोड़ और 59 लाख मानव दिवस सृजित कर चुके हैं। इसी प्रकार आपके द्वारा 21,333 करोड़ का व्यय 5 साल में किया, जबकि हम 28,748 करोड़ रुपए का व्यय 3 साल में कर चुके हैं। आपके कार्यकाल में 8,89,000 कार्य पूर्ण कराए गए, जबकि हमारे द्वारा 11,98,000 का कार्य 3 वर्ष में पूर्ण कराया गया। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत विगत वर्ष हम मानव दिवस सृजन के 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों में भी जो बताया प्रथम स्थान पर रहे हैं। मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में द्वितीय स्थान पर रहे हैं। हमने मनरेगा रोजगार की जो सबसे इम्पोर्टेंट है मांग टोल फ्री नंबर दर्ज करवाने हेतु संचालित टोल फ्री नंबर 1800-180-6127 का व्यापक प्रचार किया है कि उक्त टोल फ्री नंबर पर कोई भी रोजगार की मांग के साथ जानकारी ले सकता है, शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि उसको काम नहीं मिलेगा तो 15 दिन में तो उस व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और इसके भी बेरोजगारी भत्ता जो स्टेट देता है उसकी भी हमने फाइल चला दी है और आगे बढ़ा दिया है, उसके नियम बना रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से, काफ़ी लंबे समय से ये बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा था। व्यक्तिगत कार्यों को बढ़ाया जाएगा, ये माननीय सदस्यों ने के विचार आए और हमारी कोशिश भी है कि व्यक्तिगत काम हमने जो किए हैं 2020-21 में करीब पौने 2 लाख 1,75,000 लोगों को व्यक्तिगत लाभ के काम दिए हैं। 21-22 में 1,91,000 और 22-23 में 10,92,000 ये काम हमने दिए हैं। और दूसरी बात आई मैटो को रोटेशन के आधार पर लगाया जाएगा और मैटो को हम एक आदेश निकालेंगे, उनको पाबंद किया जाएगा, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी आगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की मैं आप लोगों से पहले भी चर्चा हो चुकी है, विधानसभा में प्रश्न भी लगे हैं, उनका जवाब भी हमने दिया है। तो हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान 10,25,000 आवासहीन परिवार थे। भारत सरकार से इंदिरा आवास में प्रतिवर्ष 50 से 60 हज़ार के लक्ष्य प्राप्त हो रहे थे।
इन लक्ष्यों के हिसाब से हम चलते तो 20 वर्षों में भी हम इन 10,25,000 आवासहीन परिवारों को पक्का मकान नहीं उपलब्ध करवा सकते। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशीलता दिखाई और वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक 3 साल में 10 लाख आवास के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री BPL आवास फ्लैगशिप योजना लागू की, जिसमें हुड़को के द्वारा 3700 करोड़ का लोन लिया गया और 6,80,000 एवं 3,20,000 इंदिरा आवास सहित कुल 10 लाख आवासहीन परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध करवाए गए। ग्रामीण क्षेत्र में आवासहीन कच्चे मकान में निवास करने वाले परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने की इंदिरा आवास योजना को सुदृढ़ीकरण कर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से वर्ष 2016-17 में लागू की गई। 2011 के आंकड़ों के आधार पर ग्राम सभाओं के सत्यापन, जिला स्तरीय अप्लीमेंट समिति के अनुमोदन उपरांत स्थायी वरीयता सूची कर आवास सॉफ्ट अपलोड की गई। तो हमारी पहले वर्तमान जो हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 10,28,000 आवास स्वीकृत किए गए। इनमें से 7,75,00,000 आवास पूर्ण हो गए। आवास योजना में गत सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में कुल 10,731 करोड़ रुपए व्यय किए गए, जबकि हमने 3 वर्ष में 8,164 करोड़ रुपए का व्यय किया है। पात्रता सूची में 47,320 भूमिहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु सरकार द्वारा प्राथमिकता से आवासीय भूखंड उपलब्ध करवाए हैं। फिर बात आती है आपकी, आप लोगों ने भी चर्चा की और प्रश्न भी किए कि हमारे करीब 7,67,000 अपलोड करने से शेष रह गए 23,57,000 में से। उसके लिए हमने भारत सरकार को लेटर भी लिखा और माननीय मुख्यमंत्री ने भी पत्र लिखा। फिर भी उसके बावजूद भी हमारे जो पात्र जोड़ने चाहिए थे वो नहीं जोड़ पाए। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने पत्र लिखा, उस पत्र के माध्यम से हमें परमिशन मिली। परमिशन मिलने के बाद में उनको अपलोड कराया गया तो 15,90,000 बचे हुए शेष थे, उसमें जॉब कार्ड को इन्वॉल्व किया गया और अपलोड किया गया तो 1,55,000 नाम, 2,06,509 नाम अपात्र हो गए, ऑटो सिस्टम से रिजेक्ट हो गए। तो इसके लिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि करीब हमारे 9,07,67 और 1,55 के करीब ये हैं, ये 9 लाख नाम आप जुड़वा दें भारत सरकार से। इसमें आप हमारा सहयोग करें, क्योंकि बात आई थी कि पूरे देश में एक साथ अपलोड हो रहे थे, सर्वर डाउन की प्रॉब्लम थी या तकनीकी प्रॉब्लम थी या स्टाफ की कमी थी, किसी कारण से ये नाम रह गए। तो 9 लाख के करीब जो नाम है भारत सरकार से हम आग्रह कर चुके हैं। इस संदर्भ में हमने करीब 11 पत्र भी लिखे हैं और माननीय कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज जी से मैं पर्सनल भी मिला हूँ कि भाई हमें किस्त भी समय पर मिले और ये नाम भी जुड़ जाएं। और कुछ जैसे 1,55,000 जो पात्र व्यक्ति पाए गए वो सर्वे में हमें मिला, तो ये अधिकार राज्य सरकार को दे दें, उसमें शिथिलता दे दें, तो यहाँ जो पात्र व्यक्ति हैं उनके नाम हम जोड़ सकें। तो इस संदर्भ में मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता और उपनेता सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि आप इसमें हमारा सहयोग करें। तो करीब 9,22,000 जो व्यक्ति वास्तव में वंचित रह गए हैं, तो आप इनमें जुड़वाने का प्रयास करें। और माननीय सांसद महोदय हैं, 25 लोकसभा हैं, 10 राज्यसभा हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि इस गरीब के आवास के लिए अगर पैसा समय पर मिलता है तो उनको, गरीब को लाभ होगा, उनकी दुआएं आपको मिलेंगी। हमारे राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से ये योजना राजीविका 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य था कि गरीब महिलाएं गरीबी से, उस दुष्चक्र से कैसे आगे निकले और उनको कैसे स्वरोजगार मिले। तो इसके लिए महिलाएं
मुख्य धारा से कैसे जुड़ें, संगठित हों, समाज में अपनी भागीदारी निभाएं। तो इसी के तहत राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद द्वारा राज्य के समस्त 352 उपखंडों में 2,48,000 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया, जिसमें 28,26,000 ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। 19,472 ग्राम संगठन हैं और 561 क्लस्टर फेडरेशन CLF गठित की गए हैं। राज्य के 1,83,000 स्वयं सहायता समूह को 1,079 करोड़ 56 लाख राशि विभिन्न गतिविधियों में उपलब्ध कराई गई है। राज्य के स्वयं सहायता समूह को 2,794 करोड़ रुपए का ऋण बैंकों से भी उपलब्ध करवाया गया है। ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, इसका प्रयास निरंतर किया जा रहा है। राज्य विकास स्वयं सहायता समूह का जो NP है, जो बैंक से लोन लेते हैं, मात्र 2% है, तो एक अच्छा काम कर रही है और गरीब महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा हुआ है। स्वरोजगार के प्रति महिलाएं जागरूक हुई हैं, संगठित होकर समाज में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, वो सामुदायिक चर्चा होती है, स्वयं सहायता समूह के SG जो आती, वहाँ महिलाएं इकट्ठी होती हैं, तो कहीं किसी तरह की सामाजिक प्रॉब्लम है या प्रशासनिक प्रॉब्लम है तो इकट्ठी होकर वो अपने प्रशासन से मिलती हैं, अपनी समस्या का समाधान कराती हैं। तो उन्होंने आत्मविश्वास जागा, उसके परिणाम स्वरूप 1 जिला प्रमुख है, अभी 4 पंचायत समिति में प्रधान हैं, 7 जिला परिषद सदस्य हैं, 32 पंचायत समिति सदस्य हैं, 247 सरपंच हैं। इस तरह कुल 775 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुई हैं। तो हमारे रूढ़ीजा श्याम स्वयं सहायता समूह की श्रीमती बड़जी भीलवाड़ा की जिला प्रमुख हैं। इसी तरह गजानन स्वयं समूह से श्री ललिता देवी पंचायत समिति सांवला जिला डूंगरपुर और श्री राम कन्या पंचायत समिति मनोहर थाना झालावाड़, गुड्डी देवी पंचायत समिति चामू जिला जोधपुर और श्रीमती हकरी देवी पंचायत समिति दरियाबद से जिला प्रतापगढ़ से प्रधान निर्वाचित है। तो जो राजीवा के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है, आपने भी किया, हमने भी किया। तो इस तरह से कि निर्धन महिलाएं, हम चाहते हैं, आप लोगों ने तो घोषणा की कि बैंक स्थापित हो, लेकिन हमारा भी प्रयास है, हमने मुख्यमंत्री को बात रखी है और शायद हमारी मांग पूरी हो जाएगी साथ अनुदान की मांगों में जवाब में। और उसके अलावा जो राजीविका के माध्यम से हाड़ौती अंचल के कोटा बारा झालावाड़ जिले में 42,000 परिवारों को आगामी 5 वर्षों में मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का गठन कर लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसमें सांगोद में चिल्ड प्लांट मिल्क का लग गया है, जिसमें करीब 7,200 परिवारों ने 9,000 लीटर दूध प्रतिदिन एकत्रित किया जा रहा है। इसी प्रकार 17 करोड़ 39 लाख की लागत से फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से 18,346 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में निर्धारित किया गया है। ये परिवार हाड़ौती अंचल कोटा बारा जिले के होंगे। स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पाद को संरक्षण देने हेतु राज्य के विभागों को बिना निविदा के 1 लाख तक के उत्पाद खरीदने का प्रावधान किया है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री ने जो हाट बाजारों की घोषणा की थी, कहाँ पर है, तो ये भी महिला स्वयं सहायता समूह इसमें नॉन कृषि के काम करेंगी। कोई दुकान लगाए, कोई बकरी कहीं अलग अलग बकरी का काम करे, मुर्गी बेचने का काम करे, कोई उत्पाद हैं, कोई डिजाइन करे, कोई कसीदे का काम करे। विभिन्न प्रकार के जो वर्ग हैं महिलाओं के, उनकी आमदनी बढ़े। लेकिन आमदनी बढ़ाने के लिए हमें उनको बैंकों से लोन दिलाना पड़ेगा, सरकार की तरफ से भी कुछ ऐड मिले। तो एक निधि के रूप में एक बड़ा बैंक को आंध्रा से हमने जो देखा है, वहाँ से लोगों से जो जानकारी ली है, एक बड़ा सिस्टम डेवलप हुआ है। तो वहाँ की राजनीति में भी बड़ा उबाल आया है। महिलाओं पर लोग डिपेंड हो गए हैं कि स्वयं सहायता समूह किसको जिताएंगे, किसको हराएंगे। ये पावर पॉलिटिक्स वहाँ एक मजबूत हो गई है। तो मैं आप कहना चाहता हूँ पंचायत राज के बारे में
कि चर्चा तो हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत की, सभी ने अपनी अपनी बात रखी, अपनी पार्टी के बारे में भी बताया कि पंचायतों के सशक्तिकरण कैसे हो, ग्राम सभाओं की आयोजन कैसे होता है ये भी आप जानते हो। तो मैं माननीय सभी पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों से, मंत्रियों से, सभी से कहना चाहता हूं कि विधायक तय कर ले कि इस पंचायत राज को सशक्त बनाना है तो हम बना सकते हैं, क्योंकि ये पंचायत राज एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि जिसकी भी सरकार होती है वो अपनी पावर पॉलिटिक्स से गेम करता है, लेकिन जब गेम करता है और सही ध्यान नहीं देता, जनता तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती, जो अंतिम छोर पर व्यक्ति रहता है उसको लाभ नहीं मिलता, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती, तो उसका जवाब जो आप लोग बैठे हैं सामने आपको मिल चुका है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जब ग्राम सभाएं होती हैं, आयोजन होता है, हमको कोई पता नहीं होता कैसे हो रही है, नहीं हो रही है। ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदित प्लान बनता है, कौन बनाता है, कैसे बनता है, वार्षिक योजना बनती है, जिला परिषद में आती है, पंचायत समिति में हम विधायकों का क्या रोल है, कितनी मीटिंग अटेंड करते हैं, जिला परिषद में हम कितनी मीटिंग अटेंड करते हैं, और नरेगा है वो तो एक तरह से ऐसा बन गया है कि राजनेताओं के लिए एक भीड़ लाने का एक सिस्टम बन गया है कि भाई कहाँ से भीड़ आएगी, कि नरेगा से भीड़ आएगी। तो इस सिस्टम को अगर सुधारना है तो हमें जब भी पंचायत समिति साधारण सभा की मीटिंग हो, जिला परिषद की साधारण सभा की मीटिंग हो, तो वहाँ पर आप जाएंगे, गंभीरता से विचार होगा, अधिकारी भी आएंगे और वो जवाब भी तय होंगे, तय करेंगे कि भाई अगली बार भी एमएलए साहब पधारेंगे, मंत्री जी पधारेंगे, तो इसका जवाब देना होगा, इसका काम करना होगा। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस व्यवस्था में आप सुधार कर सकते हो तो आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं तो क्या हो रहा है कि सरपंचों की जो बात आपने कही, सभी ने, आपने ये ध्यान नहीं दिया कि सरपंच ऐसी कौन सी मांग कर रहे हैं, ऐसा कोई विशेष गंभीर विषय है तो हम उसको समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन हमने जब से सोशल ऑडिट शुरू की है, मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू किया है, तो धरातल पे गुणवत्ता चाहिए, हमें काम चाहिए। कोई कितना ही विरोध करे, हम ईमानदारी से काम करेंगे और आपको दिखाएंगे, आपका सहयोग होगा कि राजस्थान में पंचायत राज पहले चल रहा था, अब चलाएंगे इसको और धरातल पर तक, वहां नीचे तक काम होगा, लोग कहेंगे कि काम हो रहा है। कोई अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, यदि गलत काम करता है, नियमितता करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सोशल ऑडिट हो रही है, वर्ष में 2 बार होगी और सभी पंचायत समिति में होगी। वो सब आप जानते हैं कि सोशल ऑडिट जाती है तो घर घर जाती है, ग्राम सभाएं होती हैं, उसमें पढ़कर सुनाती हैं, तो कुछ लोगों को डर पैदा हो गया है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन हम इसको रोकेंगे नहीं, होगी। गुणवत्ता आनी चाहिए, धरातल पे काम होना चाहिए, गरीब को काम मिलना चाहिए, ये हमारा प्रयास है। और इस इकाई के अंतर्गत लगभग हम 30,000 पदों पर मानदेय आधार पर रोजगार देंगे। हमने कोविड पीरियड में भी अच्छा काम किया, हमारे जनप्रतिनिधियों भी अच्छा काम किया, कर्मचारियों ने भी अच्छा काम किया, कहीं कोई कमी नहीं आने दी। नरेगा के काम अच्छे हुए और उसके बाद में हमारे जो काम हैं अभी बचे हुए हैं कि जनप्रतिनिधि चुनकर आए, उनको प्रशिक्षण नहीं करा पाए, करीब 1.25 लाख हैं, तो अब हमें अभी मौका मिलेगा तो उनको व्यवहारिक ज्ञान की, कानून की जानकारी, उनके नियम कानून क्या हैं, ये सारी चीज़ें अब हम करवाएंगे। और एक बात आती है कि हमारी सरकार ने जो शिक्षा का राइडर था उसको हटा दिया और जो अनुभवी लोग, कुशल जो वंचित थे, क्योंकि एक सीमित दायरा हो गया था, जब लोकसभा में कोई शिक्षा का दायरा नहीं है, कोई पात्रता नहीं है, तो एक ऐसी बात लग रही थी कि ये ठीक नहीं है, तो इस निर्णय को हमने किया और उसमें शिक्षा के राइडर को हटाया। तो आप लोग कह रहे थे कि अब बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अशिक्षित लोग आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कुल जनप्रतिनिधियों के साक्षरता प्रतिशत 96.7% है। जिला परिषद सदस्यों की साक्षरता प्रतिशत
99.01% है। पंचायती सदस्यों की साक्षरता प्रतिशत 95.28% है। सरपंचों की साक्षरता दर 96.47 है। और इसमें ये भी बताना चाहूँगा मैं आपको कि जिला परिषद में ग्रेजुएट भी आए, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल, और इसी तरह पंचायत समिति में भी अच्छे पढ़े लोग हैं, सरपंचों में भी अच्छे लोग आए। तो आप इस बात को ये कह रहे थे लोग अब क्या होगा, उनकी अनियमितताएं तो ये बैठे हैं हमारे ये पूर्व मंत्री जी दोनों, इनके समय भी फाइलें पड़ी हुई हैं, अभी तक इनके समय की अनियमितताएं हो रही हैं। तो उनके खिलाफ भी हमने श्रेणीवार उनको डिसाइड किया है कि इनकी जाँचें समय पर हों और जहाँ अभियोजन स्वीकृति देनी है वहाँ देंगे। लेकिन कहीं राजनीतिक कारण से कोई व्यक्ति फंसा है तो उसको हमें देखेंगे कि भाई वास्तव में गलत फंसा है और रूल्स नियम अनुसार सही है, तो उसका प्रयास करेंगे कि उसको कम से कम सजा मिले। दूसरा प्रकरण है कि कभी कभी सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई होती है, पॉलिटिकल या बिना पॉलिटिकल, या अनियमितताएं करता है तो वो आरोपी बनता है। और संभागीय आयुक्त के द्वारा जो नियम बने हुए हैं, सरपंच को धारा 38 में सरपंच को घर बिठा दिया जाता है। अब हमने तय किया है कि उसमें जो एमबी किसने भरी, जेटीए ने भरी, उस पर साइन किसने किए, बीडीओ ने किए, लेखा शाखा अधिकारी ने किए, सहायक अभियंता ने किए, तो वो दोषी नहीं है क्या? वो भी दोषी हैं, तो उनके खिलाफ भी हम आगे कार्रवाई करेंगे, वो भी नहीं बच पाएंगे। तो अभी हमने 5396 ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा माह दिसंबर 2021 में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा चुकी है और माह मई 2020 में मुख्य परीक्षा आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम विकास अधिकारियों रिक्त पद होने के कारण पंचायत कार्यालय में दिन में खुलने की शिकायतें हमें आती थी और ग्राम विकास अधिकारी के पास 2-2, 3-3 ग्राम पंचायतें होती थी। तो अब हमने ये काम किया है, कनिष्ठ सहायक ग्राम विकास अधिकारी को लिंक ऑफिसर के रूप में हम उससे कार्य करवाएंगे, जिससे खाली नहीं रहेगी। जहां ग्राम विकास अधिकारी नहीं है तो कनिष्ठ सहायक है, उसको ये चार्ज दिया जाएगा और उससे काम कराएंगे। तो हम चाहते हैं कि पंचायत राज का सशक्तिकरण हो। पंचायत राज के राजीव गांधी केंद्र पर कम से 3 या 4 कारीगर, 4 हमारे आदमी बैठे जो डिपार्टमेंट के हैं, तो वहाँ लोगों की समस्या का समाधान हो। वहाँ पर पता लगे बोर्ड पर कि आज कहाँ काम चल रहा है, ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वो सारी जानकारी उसको राजीव गांधी सेवा केंद्र पर मिले। इसके लिए हमें मैन पावर की कमी है। तो हमने कुछ डिसाइड किया है कि जैसे मान लो बेरोजगार इंजीनियर हैं, रिटायर अभियंता हैं, तो जेटीए 10 ग्राम पंचायतें संभाल रहा है, कहीं 5 संभाल रहा है। अब वहाँ पर हम बेरोजगार अभियंताओं को और रिटायर अभियंताओं को जेटीए के पद पर जब तक भर्ती नहीं हो जाती है तब तक इनसे हम अपना काम चलाएंगे। और हमने एक काम और किया है, एक दूसरा हमारी जो जेईएनस की भर्ती है 2100 पदों की, इसमें कुछ प्रक्रियाधीन है अभी, वो भी हम शीघ्र करेंगे। हमने ग्राम विकास अधिकारियों को सहायक विकास अधिकारी, अतिरिक्त विकास अधिकारी और विकास अधिकारी का प्रमोट किया है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब में पूर्व के समय में 25% इनका जो प्रावधान किया था पदों पे पदोन्नति का, अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 25 से बढ़ाकर 50% किया है। तो इससे क्या होगा कि हमें विकास अधिकारी मिलेंगे, आरआरडीए से ऊर्जावान मिलेंगे, अनुभव मिलेगा। इन दोनों को मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। तो जो पद हैं खाली रहते हैं उनको हम भरेंगे, तो एक ग्राम पंचायत समिति में विकास अधिकारी आपको मिलेगा। इसी तरह हर पंचायत समिति में आपको सहायक अभियंता मिलेगा। ये हमारी पूरी कोशिश है। और ये हमने जो ग्राम विकास अधिकारी सपना भी नहीं सोचता था कि भाई मैं एक विकास अधिकारी बनूंगा, बीडीओ बनूंगा, तो यह हमारी सोच हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिशा निर्देशन से ये हुआ है। और हमारी सरकार द्वारा 2019 में 57 नई पंचायत समितियाँ, 1456 ग्राम पंचायतों के गठन के उपरांत जिन पंचायत समितियों में, जिन ग्राम पंचायतों में कोई उपयुक्त सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है,
उनमें से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नवीन भवनों का निर्माण कराया जाएगा। 48 में से 1058 प्रगृह हैं तथा 161 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 15 कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है, 4 प्रगति पर है। राजस्थान में पंचायती राज के कार्यों की सरल मॉनिटरिंग के लिए ई पंचायत पोर्टल संचालित किया गया है। इसमें विभिन्न योजनाओं से जीआईएस के समन्वित करते हुए बीएसआर, माप पुस्तिका, लैब टेस्ट आदि की सुविधा विकसित की जाएगी। इसके अलावा अभी तक आपने क्वालिटी कंट्रोल के लिए लैब तो बना दिए जिला परिषदों में, पंचायत समितियों में, लेकिन ये क्रियान्वित नहीं थे, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जाता है कहीं से निकल कर रास्ते में, तो उसको कह दो कि पंचायत राज का काम है, तो उन्होंने कहा यार क्या देखेंगे पंचायत राज काम है, चलो आगे बढ़ो। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसकी क्वालिटी कंट्रोल की क्यूसी की एक सेल अलग की स्टेट लेवल से जिला लेवल पर, और नियमित रूप से इस क्वालिटी को चेक किया जाएगा जिससे गुणवत्ता में सुधार हो। वैसे तो हमारे पास नई पंचायत समितियां हैं, पंचायत गठन हुई हैं, नए पंचायत भवन हम बना रहे हैं, रिक्त पदों को भर रहे हैं, फिर भी हमारे पास कम ही लोग हैं और उन कम लोगों से हम अच्छा काम करें, यह हमारी सोच है। क्योंकि महात्मा गांधी किया करते थे कि अपने लक्ष्य में असीम श्रद्धा रखने वाले मुट्ठी भर लोग भी इतिहास बदल देते हैं। तो इसी तरह हमारा काम है कि हम इस काम को आगे बढ़ाएं। इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारा डीम जो शिविर प्रशासन गांवों के संग अभियान जो चला, उनकी मंशा थी कि गरीब आदमी का काम ग्राम पंचायत के हेडक्वार्टर पर हो और वहां पर 19 से करीब 22 विभागों के कर्मचारी नोडल अधिकारी के निर्देशानुसार काम किए, लोगों को पट्टे दिए, नामांकन खुलवाए, रास्ते बनवाए, बहुत सारे ऐसे काम थे विभिन्न विभागों के जो वहाँ मौके पर किए। तो कुछ काम अभी अधूरे रह गए हैं, जैसे पट्टों की बात आई अभी कि भाई हमने 10,13,000 पट्टे दिए, लेकिन कुछ पट्टे अभी लोगों को नहीं मिल रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी कारणवश प्रोसीजर में कहीं समय लग रहा है तो वो अलग बात है। यदि वास्तव में कोई इसमें कहीं कोताही बरत रहा है, लापरवाही बरत रहा है, तो उस जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह हमने राजस्थान में 10,13,000 पट्टे दिए, प्रमाण पत्र 4,31,728, शौचालय निर्माण का भुगतान 87,055, अभियान में नाम हस्तांतरण 23,827, भूमिहीन परिवारों को पट्टे जारी किए 16,453, घुमक्कड़ भेड़पालक गडेरियों को 2,904 और आबादी विस्तार पारित के प्रस्ताव पारित किए 11,354। तो ये काम हमने किए। उसके अलावा 14 वित्त आयोग योजना अंतर्गत 5,863 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर 1,83,291 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। 15 वित्त आयोग योजना अंतर्गत 3,794 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर 1,05,261 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। राज्य वित्त आयोग पंचम योजना अंतर्गत 4,753 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर 1,63,667 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। राज्य वित्त आयोग सिस्टम का गठन किया जाकर योजना अंतर्गत 674 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर कार्य 10,301 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत 68 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर 168 काम पूर्ण किए हैं। स्वच्छ भारत मिशन व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण 11,37,842, सामुदायिक शौचालय CSC 17,961,
ODF प्लस घोषित 1202 स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण अंतर्गत 2024-25 तक गांवों में नियमित शौचालय उपयोग एवं ठोस तरल कचरा प्रबंधन के कार्य सुनिश्चित कर संपूर्ण राजस्थान के गांवों को स्वच्छ दृश्य ODF प्लस गांवों के रूप में विकसित किया जाएगा। ये हमारे अधिकारियों ने मुझे दिया है लिख करके, लेकिन इस बात से मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ कि ODF प्लस की परिभाषा या तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ODF प्लस क्या है। मेरी समझ में जो है कि पूरा गांव स्वच्छ हो, ड्रेनेज स्वच्छ हो, सड़कें स्वच्छ हों और वहाँ का वातावरण पूरी तरह स्वच्छ हो। इनका जो है कि भाई मैजिक पिट बन गया, सूखता गड्ढा बन गया, तो हम इसको चेक करवाएंगे कि वास्तव में ODF प्लस 12,202 है या नहीं, और स्वच्छ भारत मिशन के जो काम चल रहे हैं उनको भी हम देखेंगे कि पैसा बराबर जा रहा है, शौचालय बराबर बन रहे हैं। तो हकीकत में 12,000 में कितने शौचालय बन रहे हैं, एक ही परिवार में कितने शौचालय बने, इसकी भी विधायकों ने शिकायत की है, तो उसकी भी हम जांच करवाएंगे एक बार। जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, ये प्रधानमंत्री किसाई योजना राजीव गांधी जल संचय योजना के अंतर्गत जो वर्क होता है उसका मुख्य उद्देश्य जो मैं समझ पाया हूं कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करना है, और एक सेकेंड जो है सतही पानी उसको रोकना है, उसके माध्यम से जो कृषि योग्य भूमि बनाना है और किसानों के लिए जो सतही पानी को रोककर सिंचाई के साधन और वहाँ के जो आसपास का एरिया है उसको सैचुरेटेड किस प्रकार किया जाए। लेकिन जो काम हो रहे हैं उसके बारे में पहले मैं चर्चा आपसे करता हूँ, फिर आगे मेरी मैं बात कहूँगा कि दोनों योजनाओं के अंतर्गत 3 वर्षों में अब तक हमने 2593 करोड़ के व्यय किए एवं 17 लाख हेक्टेयर भूमि को 1,20,000 जल संग्रहण एवं संरक्षण के कार्य करवाकर उपचारित किया गया है, जिसमें 4500 गांवों के 1.5 लाख परिवारों को सीधा लाभ उनके खेतों के सिंचाई सुविधा होने से हुआ है। राज्य सरकार द्वारा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी जल संचय योजना 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ की है। योजना का प्रथम चरण 4029 गांवों में प्रारंभ किया गया। उत्साहजनक परिणाम को देखकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 2022-23 के बजट में 2600 करोड़ की घोषणा की है, जिसमें राज्य के सभी पंचायत समितियों में और 4500 गांवों की 20 लाख हेक्टेयर भूमि को उपचारित किया जाएगा। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना अंतर्गत 1857 करोड़ रुपए की 145 परियोजना आगामी 3 से 5 वर्ष हेतु स्वीकृत किए हैं, जो देश में सर्वाधिक है। ये अधिकारी हमें बता रहे हैं, लेकिन योजना पहले बन गई, इसकी जानकारी हमें नहीं है। और इसमें कौन से काम होने हैं कि उस खेत की मेड़ को पलटना है या उस खेत में दोबारा काम होना है या सरफेस बैरियर बनना है या एनीकट बनना है, ये इसकी जानकारी हम करेंगे। तो हमने ये निर्णय लिया है कि अब जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा करवाए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता सुधार के लिए जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा कमेटी बनाकर कार्यों की भौतिक सत्यापन उपरांत भुगतान किए जाने हेतु आदेश प्रसारित किए जाएंगे। जिला ग्रहण परियोजनाओं की DPR का अनुमोदन एवं योजना अंतर्गत किए कार्यों की खर्चों की चर्चा हेतु जिला परिषद और एवं पंचायत समिति की बैठकों में जल ग्रहण विकास कार्यों पर चर्चा का एक स्थायी एजेंडा होगा। क्योंकि माननीय जो हमारे सदस्य हैं, चाहे जनप्रति पंचायत समिति सदस्य है, चाहे जिला परिषद है, चाहे प्रधान है, जिला प्रमुख है, विधायक है, उसको पता नहीं होता काम कहाँ चल रहा है और क्या काम चल रहा है। तो ये अब जब चर्चा होगी एजेंडे में आप पता करेंगे काम अच्छा हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, क्या पैसा व्यर्थ जा रहा है। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है कि इसका आप लोग ध्यान रखें। कार्यों की गुणवत्ता सुधार हेतु थर्ड पार्टी का भी निरीक्षण करवाया जाएगा। राज्य स्तर से प्रशासनिक तकनीकी एवं लेखा अधिकारियों की टीम गठित कर उक्त विभाग द्वारा करवाए गए 3 वर्षों के कार्यों की भी जांच करवाई जाएगी। राजीव गांधी जल संचय योजना अंतर्गत जो लाइन डिपार्टमेंट है उसमें महात्मा गांधी नरेगा है, PWD है, PhD है और
जल संसाधन है, वन विभाग है, इन लाइन डिपार्टमेंटों में जो काम होता है उसमें सीओ और कलेक्टर दोनों चर्चा करते हैं, सीओ पेमेंट कर देता है। लाइन डिपार्टमेंट का भौतिक सत्यापन किसी ने नहीं किया। जैसे मैं वन विभाग की बात करूं, वहाँ पर टेंडर नहीं होता है, विभाग ही काम करता है। तो हम चाहते हैं किसी विभाग में लाइन डिपार्टमेंट में हो काम हो रहा है तो वो टेंडर के माध्यम से हो। और जो हमने टेंडर व्यवस्था जो देखी, अभी समय कम मिला है मुझे, तो कामों की जो परसेंटेज है वर्क है वो टेंडरों को देखा तो मैं देखकर यूं ही रह गया। 20% से लेकर 62% तक बिलों हैं। जब 62%, 60% ये मैंने पाली में देखा है पुष्पिंदर जी आपके, वहाँ देखा मैंने, कामों को चेक भी किया, वहाँ अधिशासी अभियंता रैसी को एपीओ भी किया और जेईएन को सस्पेंड भी किया। तो हम चाहते हैं कि भाई जो पैसा भारत सरकार, राज्य सरकार के रिसों से जो पैसा लग रहा है वो धरातल पे आना चाहिए। जो ग्रामीण जो लोग हैं उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। तो ये लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो हम आने वाले समय में ये टेंडर हो रहे हैं, इनको ब्लॉक लेवल पर या जिला लेवल पर क्लब करके इस टेंडर को इकट्ठा करवाएंगे, जो जिसमें टेक्निकल बिड होगी, फाइनेंशियल बिड होगी, तो कम से कम जो ठेकेदार होगा उसकी जिम्मेदारी तो बनेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। छोटे छोटे कामों में 50-50 हज़ार के 1 लाख कामों को बांटकर तो इतनी संख्या में काम हो जाएंगे, किसने किया किसने नहीं किया पता ही नहीं लगेगा। तो इस तरह की हम सुधार की कुछ व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं, तो सभी माननीय सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है। ग्रामीण विकास की कुछ अन्य योजना हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो मेरा मानना है, हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ों से भी निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में प्रति विधायक आवंटन राशि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2.25 करोड़ से 5 लाख की, तो उनको इस मौके पर मैं 5 करोड़ की, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने मांग रखी, उस मांग को माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा किया। तो ये तो बात आपको विपक्ष के नेताओं को ज्यादा बधाई देनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। क्योंकि आपको 5 करोड़ राशि मिल रही है। और आज रोड की भी चर्चा हो रही थी 10 किलोमीटर की, उन 2-3 सदस्यों ने कहा आपके समय हमें क्या मिला, वो आपको ही पता है कि हेडपंप नहीं मिला है मुझे तो आज तक 5 साल में, आपने भी देखा है। हाँ। तो इस वित्तीय व्यवस्था में 318.47 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। इसमें 7,666 स्थायी प्रवृत्ति की अवसंरचनाओं का निर्माण किया गया और सांसद कोष के माध्यम से 2 वर्ष हमें कोई पैसा नहीं मिला है और 21-22 में 5 करोड़ के स्थान पर 2 करोड़ रुपए का रिलीज राशि हुई है। इसमें 108.44 करोड़ व्यय कर 1981 कार्य पूर्ण किए गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्र में विकास, रोजगार सृजन, सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना प्रारंभ की गई। 21-22 के दौरान 26.63 करोड़ रुपए का व्यय कर 208 विकास कार्य करवाए गए। मेवात क्षेत्रीय विकास योजना अंतर्गत अलवर भरतपुर जिले के 14 खंडों में वर्ष 2021-22 में 12.55 करोड़ के व्यय कर 347 कार्य पूर्ण किए गए। मगरा में अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़, राजसमंद जिलों में 16 खंडों में 5.41 करोड़ के व्यय कर 92 कार्य पूर्ण किए गए। डांग क्षेत्रीय विकास योजना अंतर्गत 8 जिलों में 26 पंचायत समितियों में 2.88 करोड़ व्यय कर 110 कार्य पूर्ण किए गए और उक्त तीनों योजनाओं में आगामी वित्तीय वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इन तीनों योजनाओं में 25-25 करोड़ रुपए की बजट की घोषणा की गई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुवन मिशन, इसमें जो विकास के कार्य हैं, क्योंकि इसकी गति अभी मैंने देखा है
जो चलनी चाहिए वो चल नहीं रही है, इसको हम देखेंगे। तो जो चर्चा आप कह रहे हैं कि रोक दें, तो रोक देता हूं मैं इसको। और इसको देख करके जो वैसे हमारे जो कार्य हैं, 180 करोड़ रुपए प्रति राशि के विरुद्ध 143.83 करोड़ राशि व्यय की गई है। कुल 6,563 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, 4,083 कार्य पूर्ण कराए गए हैं। मैं अभी थोड़ी देर रुक जाए माननीय उपनेता जी। तो सांसद आदर्श जो ग्राम योजना है उसके बारे में माननीय सांसदों से मैं कहना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि अभी तक उन 2019 से 24 के दौरान कुल 175 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। अभी तक केवल 69 ग्राम पंचायतों का चयन माननीय सांसदों द्वारा करवाना है। और इसी तरह आपकी दिशा समिति है माननीय सांसदों की बनी हुई है, उसमें भी वो समीक्षा करने के लिए कम आते हैं। तो उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि जिला कमेटी, जिला लेवल की जो कमेटी है उनकी अध्यक्षता में होती है, तो वो आएंगे, समीक्षा होगी, तो हमारी जो योजना है सेंट्रल से, वो योजना पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हमारी सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राज्य के 4 सीमावर्ती जिलों में गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में योजना संचालित है। योजना में 64.97 करोड़ रुपए से 455 कार्य कराए गए। बायोफ्यूल डीजल को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम देश में प्रथम बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट का जो उद्घाटन ने शुभारंभ किया 7/11/2020 को। राज्य में विक्रय होती प्रतिदिन 6 लाख लीटर बायोडीजल का उत्पादन प्रारंभ हुआ है एवं लगभग 150 करोड़ का निवेश हुआ है। तो ये ग्रामीण आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आय के वैकल्पिक अवसर सृजित करने के लिए अखाद्य तेलीय पौधों का महात्मा गांधी नरेगा इन विभागों से अवसर से पौधारोपण किया जाएगा। हमारे ग्रामीण विकास की कुल 73 बजट घोषणाएं, जन घोषणाएं एवं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं, निर्देश मंत्रिमंडल निर्णय में 59 पूरी की जा चुकी हैं, 11 प्रगति पर हैं, 3 का कार्य प्रारंभ किया है। अब घोषणा करें यानी और बोलने का और भी है हमारे पास। तो सबसे पहले घोषणाएं तो आप लोगों की होती हैं, मैं तो कोशिश करूंगा कि ये काम हो जाए समय पर। उसके लिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी होगी कि जो मैं बात आप यहाँ पर कहूँ तो वो काम पूरा हो। तो ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की योजनाओं से कन्वर्जेंस कर चरणबद्ध रूप से गांधी विकास पथ का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें लगभग प्रथम चरण में 1750 करोड़ रुपए व्यय कर 2500 किमी की सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। पर इसमें आप विधायकों का भी सहयोग जरूरी है। और आपको ऐसी सड़क बना के देंगे हम, जैसे पीडब्ल्यूडी मार्केटिंग बोर्ड में बनती है, उससे कम क्वालिटी की नहीं बनेगी। आपका सहयोग होना चाहिए। पर ग्राम पंचायत में जहां विधायक बनवाना चाहते हैं तो एवरेज अलग अलग हो सकता है। 15 से 20 लाख एक ग्राम पंचायत में 1 किलोमीटर रोड का आएगा, बाकी हम कन्वर्जेंस से करा के आपको देंगे। और उसकी जो हमारी जो योजना है उसमें किसी प्रकार की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा। M30 की जो हमारी जो इंटरलॉकिंग टाइल्स होंगी तो M30 की होंगी, M25 की होंगी तो M25 की होंगी। उसके लिए हम एक कमेटी का गठन करेंगे अभियंताओं की, उसके द्वारा प्रस्ताव वो पास होगी, फिर साइट पे लगेगी। यदि कहीं कोताही बढ़ती जाती है तो सबसे पहली जिम्मेदारी उन अभियंताओं को होगी। तो हम चाहते हैं कि आप सभी का सहयोग होगा तो हम कुछ रोडें प्रथम चरण में बनाएं, आगे फिर आगे बढ़ेंगे। अगर अच्छा लगा तो आप लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था के प्रारंभ में नागौर जिले की भूमिका एवं इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए नागौर में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज केंद्र की स्थापना की जाएगी। आधारभूत संरचनाओं के विकास में 50 ग्राम पंचायतों में नवीन भवन निर्माण पर 10 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। साथ ही पुराने 200 पंचायत भवनों की मरम्मत कराई जाएगी। इन पर करीब 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 200 ग्राम पंचायतों में 8 करोड़ की लागत से कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे। पंचायती राज नियमों के तहत जिला परिषद की साधारण सभा
जो 3 महीने में होती एक बार बुलाने का प्रावधान है। आम जनताओं की समस्या और आप लोगों का फीडबैक के आधार पर समय पर निवारण नहीं होता है, तो हम अब जिला परिषद साधारण सभा की बैठक 90 दिवस के स्थान पर 45 दिवस में बुलाने के नियमों में संशोधन करेंगे। साथ ही जिला स्तरीय समस्त अधिकारियों की उपस्थिति में कभी कभी हमारे प्रभारी सचिव, उनको भी साल भर में जब जिले में जाता है तो वो भी एक साधारण सभा में जिला परिषद में जाए, और राज्य स्तरीय अधिकारियों को भी भाग लेने के लिए हम पाबंद करेंगे। और हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं माननीय, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि जब जिले के दौरे पे जाएं तो ऐसा समय देख ले जब जिला परिषद की मीटिंग तय हो, तो प्रभारी मंत्री जाएगा तो इस मीटिंग में गंभीरता आएगी, उसके परिणाम आएंगे तो लोगों के काम होंगे। तकनीकी विकास को देखते हुए राज्य की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों को कंप्यूटर में प्रिंटर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तकनीकी अधिकारियों के रिक्त पदों पर जब तक भर्ती नहीं होती, बेरोजगार, जो मैंने पहले बोल दिया वैसे, बेरोजगार अभियंताओं, सेवानिवृत्त अभियंताओं को जिलेवार पैनल तैयार कर तकनीकी सेवाएं ली जाएंगी। जनप्रतिनिधियों को जो काम अच्छा करते हैं उनको पुरस्कार दिया जाएगा। पंचायतों की अलग व्यवस्था है पहले की, ये जनप्रतिनिधि और कार्मिकों की पुरस्कार की बात है। जो अच्छा काम करेगा उसको पुरस्कार हम देंगे, उनको सम्मानित करेंगे। ग्राम पंचायतों को भूमि का रिकॉर्ड संधारित कर लैंड बैंक बनाया जाएगा, जिससे हमारी पंचायतों की निजी आय हो। काफ़ी जगह चारागाह है, कहीं कृषि भूमि है, कहीं किसी इंडस्ट्री ने उस पर इंक्रोचमेंट कर रखा है, कहीं हाईवे पर आ रही हैं। तो जैसी जो ज़मीन होगी अच्छी होगी उस पर, वहाँ पर हम कहीं हमारे महिला समूह के लिए मॉल बना दें या कोई ऐसी व्यवस्था कर दें या कोई इस तरह का कमाई का साधन। तो पहले हम लैंड बैंक बना रहे हैं कि हमारी कितनी भूमि है, उस लैंड बैंक बनने के बाद हम तय करेंगे। महात्मा गांधी नरेगा योजना में जल ग्रहण विकास योजनाओं को समन्वय कर कृषकों की आय बढ़ाने के लिए आगामी 2 वर्षों में 50,000 फार्म पाउंड डिग्गी टांकों का निर्माण कर लगभग 600 करोड़ की लागत से कराया जाएगा। इससे लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। योजना में पात्र लाभार्थियों की भूमि पर लगभग 5 लाख उद्यानिकी पौधों का रोपण किया जाएगा, जिस पर 7.5 करोड़ रुपए व्यय होंगे। ग्रामीण विकास आजीविका में 2 लाख परिवारों को कृषि एवं पशु गतिविधियों से लाभान्वित किया जाएगा। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर तथा 100 पंचायत समिति मुख्यालय पर चरणबद्ध रूप से राजीविका स्टोर, राजीविका कैफे खोले जाएंगे। राजीविका में 3 शिल्पकारी क्लस्टर खोले जाएंगे, जिनमें 260 टोंक में चमड़े के बैग, जूते, मोचड़ी का निर्माण होगा। चूरू, बीकानेर, बूंदी, बंदेज का कार्य होगा। बाड़मेर और बीकानेर जिले में कसीदाकारी के लिए क्लस्टर की स्थापना की जाएगी, जिससे इन समूह की महिलाओं को आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। और इसी तरह राजीविका द्वारा 13 लाख लघु उद्योगों की स्थापना की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन में अंतर्गत अन्य योजनाओं से अभिसरण से 2000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों में सुलभ शौचालय की तर्ज पर 4000 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण करवाया जाएगा। जल ग्रहण विकास के माध्यम से राज्य की समस्त 352 पंचायत समितियों में एक ब्लॉक में हरित केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें एक ही स्थान पर पंचायत की चारागाह भूमि पर चारागाह विकास का कार्य, वानिकी पौधारोपण कार्य, हरित ऊर्जा, बर्मी, बायो कंपोस्ट, नवीन सिंचाई तकनीक का प्रयोग एवं संरक्षण की प्रारंभिक नवीनतम गतिविधियों का प्रयोग किया जाएगा। और प्रत्येक हरे केंद्र पर 35 से 40 लाख रुपए की लागत आएगी। और इंदिरा गांधी पंचायती राज को सशक्त किया जाएगा और इसमें विभिन्न योजनाओं के जो हमारे अलग अलग जगह जो कार्यालय हैं उनका एक ही जगह भवन इंदिरा गांधी पंचायत राज में निर्माण कर एक ही स्थान पर संचालित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान की मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास में अनुदान की मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पारित किए जाएं।